अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अभी हुकूमत ने कदम जमाए नहीं हैं और तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ चुकी है। इमरान खान जलसे पर जलसा कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर चुके हैं और आज कह दिया है कि 25 लाख लोग इस्लामाबाद लाऊंगा। इमरान खान हुकूमत और मुल्की इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। 2 दिन से इमरान खान का एक बयान जेर बहस रहा जब उन्होंने मीर जाफर को सिराजुद्दौला का सिपहसालार कहकर गद्दार करार दिया और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने इमरान खान पर तनकीद की कि वो मीर जाफर की गद्दारी का जिक्र करके फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जब मीर जाफर को सिपहसालार कह रहे हैं। और आज इमरान खान ने जेहलम में जलसे से खिताब किया और मीर जाफर वाले बयान की वजाहत की कि मीर जाफर शहबाज शरीफ है। कल इसने तकरीर की, जरा सुने। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। गुज़िश्ता जलसे में इमरान खान ने मीर जाफर का जिक्र सिराजुद्दौला के सिपहसालार के तौर पर किया था। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। इमरान खान के इस बयान के बाद ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया था कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, जिसके बाद आज इमरान खान ने यह वजाहत भी दी है। मगर आज जेहलम के जलसे में जेहलमी से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फौज से बराह रास्त मुदाखलत का मुतालबा कर दिया और कहा कि जब डाकू घर पर हमला कर दें तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि मैं न्यूट्रल हूँ। हमारा मुल्क हमारा घर है, इसके मालिक अवाम है, अवाम के नुमाइंदा आप हैं। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूँ। जनाबे वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेहलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो। इससे पहले जब तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो चुकी थी और इमरान खान वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हट चुके थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं तो आप बातिल के साथ हैं। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो ये कहना, आप देख रहे हैं बड़े बड़े डाकू आके ऊपर बैठ गए हैं और कह जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एबटाबाद में न्यूट्रल के हवाले से बात की और एक बार फिर कहा कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। इमरान खान कल की तकरीर में दुनिया के साथ साथ आखिरत की बात भी कर गए और इदारों को यह फैसला भी सुना दिया कि आखिरत में अल्लाह ताला भी इस हवाले से सवाल करेंगे कि क्या आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद की, वहां आप ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने हक को कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं, आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। लेकिन 2 अप्रैल को जब उस वक्त की अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की खबरें गर्म थी तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि हम न्यूट्रल हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। मुझे तो समझ नहीं आई कि इसमें क्या
इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल हैं, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इस जो ये मुल्क जिधर पहुंचा दिया गया है, तो उनका अच्छा काम के कोशिश करें कि इसमें सोल्यूशन निकालें। इसमें कौन सी बुरी चीज है? उनको किसने कहा सोल्यूशन निकालने का? आपने कहा या अपोजिशन ने कहा? पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई बुरी चीज क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कि अच्छा जी कोई, यानी इसमें तो अच्छा है ना। मगर आज खुलकर मुतालबा किया गया है कि मुल्क का चौकीदार मुदाखलत करे। हमारे साथ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, एक बयान था जिस पर आप हों, आसिफ जरदारी साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, वो तनकीद कर रहे थे कि फौज के सिपह सालार को मीर जाफर से तशबीह दे दी इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हटाकर लगा दिया था मीर जाफर को, इसलिए मीर जाफर शहबाज शरीफ है। देखिए, ये ऐसा बेशर्म इंसान है कि इसे ना अपने कहे का कोई पास है। एक दिन एक बात करता है, दूसरे दिन उस बात की तब्दील करके एक नई बात करता है। और ये जो मुख्तलिफ बयानात अभी आपने पिछले 10 मिनट में जो है वो चलाए हैं, तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर इस आदमी की क्या जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के सामने आती है कि ये एक ऐसा इंसान है कि जिसे अपनी आज ही कही हुई बात का जो है वो अगले रोज जो है वो उसे मालूम नहीं होता कि मैंने क्या कहा है। कल जब इसने ये बात की तो उसके इशारे कनाए जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो तरफ जाते थे। मियां शहबाज शरीफ कभी भी सिपा सलार नहीं रहे, और आज उसने जो है वो कल को मेरा ख्याल है कोई तनकीद या कोई बाद में एहसास हुआ होगा कि मैंने ये बात गलत की है और ये बड़ा मैंने वाज़ेह इशारा किया है, तो आज उसने कहा कि जी मैंने ये बात जो है वो मियां शहबाज शरीफ को कही थी। साहब, तो चले उन्होंने वजाहत कर दी, तो आप लोग अगर कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे या फिर ये चाह रहे हैं कि सिर्फ आप ही से ना लड़ें, वो फौज से भी लड़ाई हो जाए इमरान खान साहब की, तो उन्होंने तो वजाहत दे दी है, एक स्टेप पीछे ले लिया है। और तो फिर आप लोग क्या कर लेंगे? जो आप कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई होगी, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं शाहजेब, इस आदमी ने किससे लड़ाई नहीं की। ये फौज से भी लड़ेगा, ये अदलिया से भी लड़ेगा, अपोजिशन से भी लड़ता रहा है, अपने इत्तेहादियों से भी लड़ता रहा है। यानी ये ऐसा एरोगेंट इंसान है, ये ऐसा मुतकब्बर इंसान है कि इसकी किसी से नहीं बनती। इसकी जहांगीर तरीन से नहीं बनी, इसकी अलीम खान से नहीं बनी जिन्होंने जो है वो इसे कामयाबी तक पहुंचाया, इसकी उन इत्तेहादियों से नहीं बनी जिन्होंने वोट दे के इसको जो है वो वज़ीर आज़म बनाया। वो सारे लोग जो है वो मुतहदा अपोजिशन के साथ मिलके इस वक्त जो है वो जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका वो हिस्सा है। तो इसने तो हर किसी से लड़ना है, हर बंदे से इसकी लड़ाई होनी है। ये आदमी जो है ना ये किसी के साथ बैठ सकता है, ना किसी के को अपने साथ चला सकता है, ना ये किसी के साथ चल सकता है। सब अभी तो दबाव डालने में कामयाब वो हो रहे हैं। ISPR को प्रेस रिलीज देनी पड़ी, शहबाज शरीफ साहब को असेंबली में तकरीर करनी पड़ी, जरदारी साहब को तनकीद करनी पड़ी, तो इस वक्त वो प्रेशर डालने में तो भरपूर कामयाब हो रहे हैं। और आज तो मुतालबा कर दिया है जलसे में कि जो चौकीदार है वो न्यूट्रल नहीं रह सकता है। और परसों कह दिया था कि अल्लाह के पास जाओगे तो अल्लाह भी सवाल करेगा कि उसे नहीं बता पाओगे कि हम इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इसलिए हमने कुछ नहीं किया क्योंकि भाई हम तो न्यूट्रल थे। तो बाकायदा तौर पर दबाव डालने में वो इदारे पर भी कामयाब हो रहे हैं और आप लोगों पर भी कामयाब हो रहे हैं। नहीं शाहजेब, ये दबाव नहीं है। यानी एक आदमी जो है वो अगर इतना वाहयात है और इतनी वो आवारा गुफ्तगू करता है और उसे मीडिया जो है वो नशर करता है और हर कोई ये समझता है कि ये बात जो है ये हजारों या लाखों लोगों को जो है ये मीडिया पे जब एक बात चलती है तो सुनाई देती है, तो हर आदमी ये चाहता है कि वो इस वाहयात और इस घटिया गुफ्तगू जो उसकी तरफ मंसूब की गई है उसके मुकाबले में अपनी पोजीशन को वाज़ेह करे। अब आप देखें ना, हिफाजत यानी मुल्क को डिफेंड करना, मुल्क की हिफाजत करना जो है ये एक बहुत ही मुकद्दस फरीजा है। तो अब उसको चौकीदारे से जो है वो तशबीह देना भी अगर आपने कहना है तो आप नाम लेके कहें या आप वाज़ेह तौर पे जो है वो अदारे से कहें कि जनाब आप आगे आए और हमें जो है वो इलेक्शन लेके दें। लेकिन वो जिस घटिया अंदाज से गुफ्तगू करते हैं तो अब फिर जिसको वो गुफ्तगू मंसूब होती है तो उसकी भी फिर ये जिम्मेदारी बन जाती है या उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस गुफ्तगू को जो है, इस घटिया गुफ्तगू का
जो है वो मैं आगे से जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो वाजे करी। बाकी कोई दबाव नहीं है, ये करता रहे ये जलसे से 2011, 12, 13 में कितने किए थे। बाद में 2013 में सीटें इसके पास 26 थी पूरे मुल्क से, और 7 थी जो है वो पंजाब से। ये जो 2018 में इसको जो है वो सीटें मिली हैं, इलेक्टेबल जिसके साथ शामिल हुए हैं, वो आपको पता है सारी कहानी का कि वो जो है वो किस तरह से हुआ था। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में हम इसे जीते हैं। पंजाब में हमारी कौमी असेंबली की 10 मगर इस वक्त तो की 15 सीटें ज्यादा थी। इस वक्त मगर आप लोग दबाव में हैं, जो एक मुश्किल मुआशी फैसले हैं IMF के प्रोग्राम की तसलसल के लिए, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। और ना मुआशी सिमत है आपकी, ना सियासी सिमत है आपकी। आप ये भी नहीं फैसला कर पा रहे हैं कि आप इलेक्शन कब कराने हैं, और पूरी की पूरी काबीना को आप समेत अब थोड़ी देर बाद लंदन के लिए फ्लाई कर जाना है नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने के लिए। सुन ले मामला ये है कि दबाव में है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी मुआशी जो एक्सपर्ट हैं या जो है वो यानी हमारे इकोनॉमी से मुतल्लिका लोग हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि IMF जो है इसको आपको साथ लेके चलना होगा और IMF के प्रोग्राम में रहना होगा। अब IMF जो है वो एक बात पे ऊपर जिद करके बैठा है कि जी आप पेट्रोल जो है वो 29 रुपए बढ़ाएं और जो डीजल है उसको पता नहीं 50 रुपए के करीब बढ़ाएं। तो ये दबाव हमें ये है कि अगर ये इस तरह से कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो उसके नतीजे में एक आम आदमी की जिंदगी जो पहले ही जो है वो मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुकी है इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, इस हुकूमत ने जिस तरह से जो है वो इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, ये सोच के हमारे ऊपर बिल्कुल दबाव है। हम उसके ऊपर फिक्रमंद हैं क्योंकि हम आवाम से हैं, आवाम में रहते हैं और हमें इन चीजों के ऊपर दबाव में होना चाहिए। मगर इस वक्त कंफ्यूजन भी है, और वो कंफ्यूजन आपकी ये है कि अगर हमने ये मुश्किल फैसले कर दिए तो फिर बेहतर है कि हम हुकूमत भी पूरी करें, अगर नहीं करने हैं तो फिर बेहतर है कि हम फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएं। और यही वजह है कि इस वक्त आप सारे के सारे मिलकर जहाज में बैठ के जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने। नहीं देखें, एक तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो चुकी है और हमें जो एक आखिरी खतरा था इन आइन शिकनों से, और क्योंकि इनकी कोई हिम्मत ही नहीं है, इनसे कोई आप तवक्को नहीं कर सकते किस वक्त ये क्या करेंगे। तो गवर्नर साहब जो है वो जब रात फारग हो गए तो अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होनी है, उसकी कैबिनेट की फॉर्मेशन होनी है, वफाकी हुकूमत जो है वो फॉर्म हो चुकी है। तो इसलिए ये एक बहुत यानी जो है ये जरूरी मीटिंग थी कि हम आमने सामने बैठ के, क्योंकि वीडियो लिंक के ऊपर आप इतने सेफ नहीं होते कि आप हर बात जो है वो कर सकें। मगर फिर वैसे भी ऑप्टिक्स बताइएगा जरा मुझे, इतना ज्यादा जो है वो असर नहीं होता। तो इसलिए सबकी ये ख्वाहिश थी कि एक दफा हम अपने लीडर से आमने सामने बैठ के जो है वो बात करें और मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो विजन, उनकी सोच, उसको उसके मुताबिक जो है वफाकी हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी आगे लेके चलें। देखिए ये मुश्किल फैसले जो है हमने ये करने हैं, ये मुश्किल फैसले किए बगैर अगर हम अब मिसाल के तौर पे मुश्किल फैसले करने से डर जाएं और हम कहें जी चलें जी इलेक्शन में चले जाएं, तो फिर क्या मुल्क जो है वो फिर जो है वो इस सूरत हाल से जो है वो निकल पाएगा। मगर राज साहब मुझे ये बताइए कि ऑप्टिक्स कैसे हैं? हुकूमत आपकी है इस वक्त, जो आपका एक गिला होता था और तनकीद होती थी कि इदारों पर इमरान खान दबाव डालकर हमें विक्टिमाइज करते हैं, वो फैक्टर भी नहीं रह गया है, अदालतें भी आज़ाद हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो वादा करके गए थे अदालतों से, बजाय वो ये कि आपकी हुकूमत होते हुए वो पाकिस्तान आए अकेले, इस मुल्क की पूरी काबीना उठ के जा रही है नवाज शरीफ साहब के पास। ये कितने अच्छे ऑप्टिक्स आप लोग दे रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। आपकी हुकूमत है, इदारों पर दबाव भी नहीं है, अब आप लोग सारे उठ के जा रहे हैं, मुल्क का वजीर आजम अपनी काबीना समेत तो उठ के जा रहा है नवाज शरीफ साहब के पास। नहीं देखें, ये मैं समझता हूँ कि हम सब की जो है ये हम सब के लिए ये एजाज है कि हम अपने लीडर के पास जा रहे हैं। वो वहाँ पे बावजूद आपके इल्म में है कि उनके सेहत का भी मसला है और दूसरे मामला भी उनके खिलाफ जो गलत मुकदमात बनाए गए, उन सारी चीज़ों को जो है वो अपने सेहत से मुतल्लिका जो मामला है उसको रिजॉल्व करने के बाद जो है वो वापस आएंगे। और अगर वो यानी उनकी वापसी में चंद हफ्तों की अगर ताखीर है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम उनके पास अगर जाएं और जाके उनसे जो है वो रहनुमाई हासिल करें। लेकिन मामला ये है कि अगर इस वक्त अब लंदन में अब आपके पास वो कोरोना वाला एक्सक्यूज भी नहीं है। देखिए दो एक्सक्यूज है ना आपके पास कि कोरोना है, ऑपरेशन नहीं हो रहे, लंदन में ऑपरेशन हो रहा है और इलाज भी हो रहा है। दूसरा एक्सक्यूज ये था कि ये टारगेटिंग करेंगे, हमें गारंटी दी जाए कि हुकूमत नहीं करेगी, वो भी नहीं है।
अगर उनका ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं, तो उनका भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर जिस तरह से सजेस्ट करेंगे उस तरह से होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज अगर अदलिया आज़ाद है, आज अगर अदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, अदारे जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, आज अगर यानी मुश्किल तरीन बहरान जो है वो मरकज में पैदा होता है और वहां पे एक पार्टी जो है वो इक़्तिदार से चिमटी हुई जो है वो वोटिंग नहीं करवाती, डिप्टी स्पीकर ने जो हरकत की, उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो किया, उसके बाद पंजाब में जो हुआ, इसके बावजूद अगर गैर आईनी मुदाखलत नहीं हुई, तो इट मीन्स कि आज अदारे जो है वो वाकई अपने काम से काम रख रहे हैं, अपनी आईनी हदूद को जो है वो जो आईनी हदूद में काम कर रहे हैं, और जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है वो अपने तौर पे जो है वो अपने फैसले पार्लियामेंट जो है वो खुद कर रही है। मगर राजा साहब, अगर आप लोग अपने मुझे ये बताएं कि ये किसकी कामयाबी है? क्या मियां नवाज शरीफ के बयानिए की ये कामयाबी नहीं है? मगर ये कब तक चलेगा? 20 तारीख के लिए हमने जदोजहद की ना, इसी के लिए हमने जेलें काटी ना, इसी के लिए जो है वो हमने जो है वो तमाम सौगतें बर्दाश्त की। मियां नवाज शरीफ ने की, तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ तो आज मैं समझता हूँ कि इतना यानी जो है वो बावकार और इतना आज मगर राजा साहब नहीं, इसमें मसला है राजा, देखें या तो जो उसने सोचा उसी तरह से हो गया। राजा साहब, इसमें मसला यह है कि या तो इमरान खान साहब ने यह बात ढकी छुपी रखी हो कि वो मुदाखलत नहीं चाह रहे हैं, वो वाकई मुदाखलत चाह रहे हैं और इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं। वो कहने अपनी न्यूट्रलिटी खत्म करो और मुदाखलत करो और इस हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत करो, और ढका छुपा नहीं कर रहे हैं वो ये काम, वो ऑब्वियस कर रहे हैं। और आज भी तकरीर में कहा गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से। तो आप ये बताएं कि जो इतना प्रेशर वो बढ़ा रहे हैं और 20 तारीख के बाद 25 लाख लोग आज उन्होंने कहा है कि वो लेके इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि इदारे दबाव में नहीं आ रहे होंगे और ये न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी? आपके पास टाइम है? देखें, मामला ये है कि ये 25,000 भी लेके नहीं पहुंच सकता, और ये सब इसकी जो बड़कें और इसकी जो बातें हैं ये दरी की दरी रह जाएंगी। ये मई का आखिर आने वाला है, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। ये सिर्फ जो है इसका एक प्रोपेगेंडा है, और इसी तरह के प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर जो है वो इसने सियासत की है। अगर प्रोपेगेंडे से हुकूमत हो सकती तो ये कर लेता, अपनी टर्म पूरी करता। अगर प्रोपेगेंडे से इलेक्शन जीता जा सकता होता तो फिर ये जो है वो मुदाखलत के बगैर 18 का इलेक्शन भी जीत लेता और 13 का भी जीत लेता। लेकिन अब वो जो मुदाखलत ढूंढ रहा है ना, मुदाखलत नहीं होगी। अब अदारों ने ये फैसला किया है और बावजूद किया है कि अब वो जो है वो उनका सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा, वो अपनी आईनी हदूद में मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। मगर राजा साहब, आपके इल्म में होगा कि, और ज़ाहिर है आपके इल्म में इसलिए होगा कि आपका तजर्बा है, ना कि इसलिए कि आपको किसी से पता चला होगा। आपका तजर्बा है कि प्लान तो 10 साल का भी था, किसी ने बनना था, फिर किस तरह कंटिन्यू होना था, मगर प्लान बदल गए, और इसलिए बदल गए कि आप लोगों की तरफ से बाकायदा तौर पर एक दबाव डाला गया कि बेसाखी आप पीछे हटें वरना इदारे भी क्रिटिसिज्म आएगा। तो हालात बदल जाते हैं जैसे ही दबाव बढ़ता है। नहीं, देखें, यानी एक आप ऐसा काम जो आपका कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, और उससे अगर आप पीछे हटते हैं, चलें तनकीद की वजह से हटते हैं या बयानी की वजह से हटते हैं, या एक जदोजहद जो मुतहदा अपोजिशन ने की, और ये जदोजहद कोई सिर्फ इन 4 सालों पे मुहित नहीं है, इससे पहले भी जो है ये पिछले 50-60 साल से जदोजहद होती रही है। तो अगर उसके नतीजे में अगर मेच्योरिटी आई है और अदारों ने एक फैसला किया है, और वो फैसला जो है वो दुरुस्त है, वो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और उसमें सिर्फ एक अदारा या कोई 2 अदारे नहीं है, उसमें अदलिया भी है। अदलिया ने भी जो है वो उतना ही शौरी फैसला कर रखा है कि हम किसी तौर पे भी जो है वो गैर आईनी मुदाखलत जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा है तो ये सूरत हाल आगे चलेगी इंशाल्लाह ताला। राजा साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं साबित होगा, क्योंकि हमने माजी की मिसालें सारी की सारी हमारे सामने मौजूद। मैं फिर कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे हैं, जब वो हुकूमत में थे तो वो ये कहते थे कि इदारों का काम है कि मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े रहें। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े रहें, वो कह रहे हैं कि इदारों का काम है कि हक और सच के साथ खड़े हों, और हक और सच मैं हूं, न्यूट्रल होना उनका काम नहीं है। तो वो कोई ढके छुपे नहीं है ना, वो छुपा रहे इस बात को कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आखिरत में भी इदारों से सवाल होगा, जो नहीं कह सकोगे कि न्यूट्रल है, लोगों से सवाल होगा। तो ये तो फिर शाहजेब, ये तो पागल आदमी है ना, ये कोई सेंसिबल आदमी है? कोई सेंसिबल आदमी इस किस्म की बात कर सकता है जो इसने की है? कोई सेंसिबल आदमी जो है वो मस्जिद नबी में होने वाले वाक़े को ओन कर सकता है?
कोई सेंसेबल आदमी जो है वो उससे डिस्टेंस किए बगैर रह सकता है? ये तो पागल आदमी है और पूरी दुनिया जान चुकी है। राजा साहब देखिए, दुनिया ये जो है वो कौम की जान छूट गई है जो छूटी रहनी चाहिए। राजा साहब देखिए, इस आदमी के बारे में आप कहते थे कि इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक के बाद एक बड़ा जलसा करके उन्होंने साबित किया है। कराची से लाहौर तक, लाहौर से झेलम तक, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। अवाम आ रहे हैं, आप उसे प्रोपेगेंडा कह लें, उनका बयानिया कह लें, झूठ कह लें, सच कह लें, इस वक्त वो प्रिवेल कर रहा है। अवाम नहीं आ रहे, जो इसकी सपोर्ट है, जो इसकी मखसूस इसकी सपोर्ट है, वो ठीक है, उसको उसने एक्टिवेट कर लिया है। वो 11, 12, 13 में भी आ रही थी, 17, 18 में भी आ रही थी, वो जो है वो आ रही है। बाकी अगर आप कहें कि अवामी सपोर्ट और ये कल को जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा, जब ये हल्कों में जाएगा इसे समझ लग जाएगी। मगर क्या ये दुरुस्त है कि तो इसको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। ये जो स्कैंडल हुए हैं, जो करप्शन हुई है, जिस तरह से लूट मार हुई है 4 सालों में, जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, ये सारी चीजें जो है ये इससे सवाल होंगे। मगर 2013 में या 11 में तो इसके खिलाफ बात करने के लिए हमें कोई चीज नहीं मिलती थी, क्योंकि ना कभी ये हुकूमत में रहा, तो हमको क्या सवाल उठाते। मगर राजा साहब यही बात, एक सवाल इसके खिलाफ है। मगर यही बात नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि अभी इमरान खान से सवाल होगा अगर अभी इलेक्शन हो गया, मगर अगर इलेक्शन 2023 में हुआ तो यही सवाल आपसे भी होगा कारकर्दगी का। इसलिए क्या दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं? वो चाहते हैं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए। इसहाक डार साहब ने भी कहा, जो जाहिर नवाज शरीफ साहब के करीब है, नहीं, और इसीलिए आप लोगों को बुलाया उन्होंने। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो 7 माह जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मांगे हैं, उससे पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकता। और अगर वो जाके अक्टूबर नवंबर में जो है वो अगर इलेक्शन की सूरत बनती है, तो ये फैसले जो हमने, मुश्किल फैसले हैं, ये तो हमने अब करने हैं। और मियां नवाज शरीफ जो है वो इन फैसलों को पूरा थॉट प्रोसेस के बाद जो है वो करना चाहते हैं, और वो कभी भी इस मुश्किल वक्त में या इन मुश्किल फैसलों से जो है वो ना कभी भागे हैं ना वो भागेंगे, क्योंकि ये मुश्किल फैसले जो हैं ये इस मुल्क के लिए हैं, तो इस कौम के लिए हैं। ये तो तय है ना, ये मुश्किल फैसले नहीं होंगे तो 2 माह बाद इस मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो यानी खुदा ना खास्ता ऐसी हो सकती है कि जिसके मतलब मैं वो लफ्ज भी नहीं कहना चाहता। मियां नवाज शरीफ इस सूरत हाल में कतन जो है वो किसी मुश्किल फैसला करने से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो ये फैसले चाहते हैं कि पूरी तरह से जो है वो आमने सामने बैठ के डिस्कस हो। ठीक है मगर आखिर में मुआशी तजज़ियाकारों की भी यही राय है कि अगर ये मुश्किल फैसले आपने नहीं किए और IMF का प्रोग्राम में नहीं गए तो खुदा ना ख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ना चला जाए। कुछ इकोनॉमिस्ट की ये भी राय है। तो इसलिए मगर आप लोग फिर ये तो सोच रहे हैं ना कि जब मुश्किल फैसले कर लिए तो मुश्किल फैसले करके आवाम पर महंगाई का बोझ और बढ़ाकर कौन जाएगा इलेक्शन में? तो इसलिए हम फिर अपना टर्म पूरा करेंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे, स्टेबिलिटी ला के फिर इलेक्शन में जाएंगे अगले साल। नहीं शाहजेब, ऐसा नहीं है। अगर हम ये मुश्किल फैसले नहीं करते तो खुदा ना खास्ता जो आपने कहा है वैसे हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार भी हम होंगे। तो इसलिए हमें इस बात का पूरी तरह से इदराक है, मियां नवाज शरीफ को इस बात का पूरी तरह से इदराक है कि ये मुश्किल फैसला हमने करना है। वैसा फिर यानी कि मुश्किल फैसला नहीं करेंगे तो ये मुल्क का अगर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसी और पे नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। फिर मुश्किल फैसले होंगे, मुश्किल फैसला करने फिर मुश्किल फैसले होंगे और इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। चले अब इस बारे में तो क्योंकि हमारी ये बुनियादी तौर पे ये बात तय है कि इत्तेहादी हुकूमत के जो सरबराहान हैं, जिस तरह से मुत्तहिदा अपोजिशन के सारे फैसले उनकी मुशावरत से होते थे, अब भी ये फैसला जो है ये सब की मुशावरत से जो हमारी 8 इस वक्त जमातें हैं उनकी सरबराही मीटिंग में तमाम के कंसेंसस से या अक्सरियत से होना है। इलेक्शन चाहे वो चाहें तो 6 माह बाद करवाएं, चाहे वो 14 माह बाद करवाएं, लेकिन 14 माह बाद तो होने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये 14 माह बाद तो ये नहीं है, ये इलेक्शन ईयर है। बहुत शुक्रिया हसन नौल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाकी इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल में क्या सोच रही है, हमारे साथ कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आज़म, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कायरा साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, ज़ाहिर है आप खुद अब हुकूमत का हिस्सा हैं मुशीर के तौर पर, आप क्या सोच रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने से बेहतर है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए या फिर मुश्किल और अनपॉपुलर फैसले किए जाएं ताकि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए? आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं?
शायद सियासी कुव्वतों के लिए, क्योंकि सियासी जमातें तो वोट के सहारे खड़ी होती है, यही उनकी गेज होती है पॉपुलैरिटी की, और वो कभी भी अपनी सियासी कुव्वत को कभी कमजोर नहीं करना चाहते। ये बात बिल्कुल मोतबर है, और एक सियासी कुव्वत के तौर पे, एक सियासी ताकत, एक सियासी जमात के तौर पे मैं यकीनन ये चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा फैसला ना करूं जो अवाम में मेरी मकबूलियत को कम करे। लेकिन ये बात भी बहरहाल साथ ही साथ है कि अगर आप ऐसे फैसले जो मुल्क की जरूरत है वो फैसले नहीं लेते, किसी ने तो लेने हैं, अगर कोई भी ये फैसले नहीं लेगा और उसको अंडर द कारपेट करता आएगा या डिले करता आएगा, डेफर करता आएगा, तो अल्टीमेटली ये सूरत हाल आ जाएगी जिसका आज हम शिकार हैं। सो हमें किसी को फैसले करने हैं, उसकी कोई कीमत भी है। यकीनन आपने अपना घर बचाने के लिए, अपना मुल्क बचाने के लिए कीमत अदा करनी है, इसीलिए चैलेंज बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बड़े अलायंस के, बड़े चैलेंज का एक बड़ा अलायंस सामने खड़ा है, और उस अलायंस को इसका फैसले करने में हेजिटेशन नहीं होगी। इंशाल्लाह हम फैसले कर भी रहे हैं और हम करेंगे भी। मसला थोड़ा सा ये आप इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है, यानी सदर साहब है, स्पीकर है साहब का, या पंजाब असेंबली के स्पीकर है, या हमारे जो बाकी गवर्नर साहब है, उन्होंने जो सूरत हाल क्रिएट की हुई है उससे एक अनसर्टेनिटी की फिजा है, लड़ाई वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी अनटूवर्ड सूरत हाल क्रिएट हो जाए, जिस तरह सदर साहब ने भी किया कि एक ऐसा फैसला जो बिल्कुल आइन के खिलाफ है, और मरकजी हुकूमत के वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पे सदर साहब सामने आके खड़े हो गए। ये रवैया बड़ा अफसोसनाक है और इसमें बड़े तहम्मुल की जरूरत है। एक रवैया तो ये है ना कि ठीक है, जिस तरह वो कर रहे हैं आप भी वो काम करें, उससे मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होने का अमकान है। लिहाजा हम एक एहतियात का रवैया भी दामन में रखे हुए हैं और फैसले भी करने जा रहे हैं, इसमें कोई रुकावट आप नहीं देखेंगे। आप ये देखिए कि इस हुकूमत को मुस्तहकम रख के चलाने के लिए बिलावल साहब की सूरत में, कैबिनेट के अंदर आने की सूरत में पीपल्स पार्टी के ऊपर एक शदीद दबाव था अपने कारकुन से, अपनी क़यादत से, कि जी ये क्या कि हम शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में बाकी मेंबर तो चले कोalition में चले जाएं, वो क्यों जाते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि इस प्रेशर को भी बर्दाश्त करना है, लेकिन आज अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, एक बेहतर तासर के लिए, और बिलावल साहब का नाम जो है उसको, उनकी पोजीशन को इस्तेमाल करके अगर हम मुल्क का फायदा कर सकते हैं, तो ये भले हमारे दोस्तों को तकलीफ नहीं हो, लेकिन ये फैसला करना चाहिए। मगर साहब इसमें मसला ये है कि अगर ज़ाहिर मुश्किल फैसले जब आप करेंगे, जिसका नतीजे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, तो ये करते ही इलेक्शन में कैसे जाएंगे? फिर आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि जी फिर हम जरा इसको स्टेबलाइज करें IMF के प्रोग्राम में और इस्तेहकाम के बाद इलेक्शन में अगले साल ही जाएं, तो फौरी तौर पर तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे आप? या पीपल्स पार्टी चाहती है जल्दी इलेक्शन हो? देखिए, जल्दी इलेक्शन तो हम पहले कह रहे हैं, लेकिन जल्दी कितने हो सकते हैं? 6-7 महीने से कबल तो इलेक्शन टेक्निकली नहीं हो सकते। IMF के प्रोग्राम की स्टेबिलिटी अपनी जगह, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बाइंडिंग है कि पिछला इंतखाब 2018 वाला हमने 2017 के सेंसस के मुताबिक कराया, और उसमें वन टाइम वेवियर मिला था। आपको याद होगा, आईनी तरमीम करके एक दफा उस डिलिमिटेशन को हमने एक्सेप्ट किया था। अब उसके मुताबिक, उस फैसले के मुताबिक, उस आईनी तरमीम के मुताबिक नई डिलिमिटेशन होनी है। इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद है, उन्होंने काम भी शुरू किया हुआ है। उनको अपना काम मुकम्मल करने और अगले इंतखाब की तैयारी करने के लिए वो पैरेलली भी करें तो उन्हें 5-6 महीने लगेंगे, और हमारे लिए ये मुश्किल फैसले करके इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा, लेकिन हम जाएंगे। इसलिए अगर हम ये सोचते रहे कि इससे हमारा नुकसान होगा, कोई और आके फैसले करे, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा? तो फिर कारर साहब अगर वो भी इसमें मसला ये होगा कि अगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर-नवंबर का अगर कहा है, तो फिर 5-6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो 120 दिन चाहिए होंगे। अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन को, तो आप लोग क्या 2 महीने बाद इलेक्शन का फिर सोच रहे हैं कि हम इस हुकूमत को खत्म करें, बेशक मुश्किल फैसले लेके, और अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो जाए, जुलाई अगस्त में आप लोग चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब उस वक्त का आएगा भी इसके ऊपर फैसला कि कब इलेक्शन होंगे, बहुत सारे हालात पे डिपेंड करता है। एक तो असेंबली की अपनी मुद्दत है, उस तक तो जाने का एक और सूरत हाल है, लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है, उसके ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है। आज भी कैबिनेट के अंदर ये बात हुई, इस पर डिस्कशन हुई है, और हम अपना काम इस पे कर रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाए, और जो इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करना है वो करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल IMF के पास जाना है, IMF के पास गए हुए हैं, हमने बहुत सारे फैसले वो लेने हैं, स्टेबिलिटी की जरूरत है,
हमें खारजा पॉलिसी के महाज पे बहुत सारे वो डैमेज रिपेयर करने हैं जो इस हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने किए थे। और ये तो नहीं है कि आप उसको एक तरफ रख के बैठ जाएंगे, वो भी करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म भी करनी है, और जितना जल्द मुमकिन हो सके, अगर मुमकिन हुआ तो इलेक्शन जल्द हो जाएगा, अगर मुमकिन ना हुआ तो ये इलेक्शन अपनी मुद्दत तक जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। इसका फैसला जो है वो इत्तेहाद की क़यादत बैठ के करेगी, हालात पे डिपेंड करेगी। वैसे क्या ऐसा है कि आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी को भी ऑफर की गई थी कि आप भी चलें, मगर आप लोग नहीं गए? ये बिल्कुल ही गलत खबर है। मुझे हैरानगी है कि ये किस तरह, किन जराए ने ये खबर चलाई है, और हमारे दोस्तों ने भी, मीडिया में भी इस खबर को डिबेट कर दिया है। शाहजेद साहब, मैं आपको यकीन देखिए, पहले बड़ी सिंपल बात है, ये उनकी अपनी मुस्लिम लीग की इंटरनल पार्टी मीटिंग है। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम नहीं गए, वो अपने पार्टी के सदर भी हैं, लिहाजा उनके रहबर ने, उनकी क़यादत ने उनको बुलाया है। उनके 4-5-6 लोग गए हैं। हम उसे चंद दिन कबल, इससे पहले बिलावल साहब गए थे, मैं भी उनके साथ था, हम लोग भी मियां साहब से मिल के आए थे। अब उनकी अपनी जमात गई है, ना हमें उन्होंने बुलाया है, ना उनका बुलाना हमें बनता था। ये उनकी इंटरनल मीटिंग है। ये इसी तरह पीपल्स पार्टी की इंटरनल मीटिंग हो तो अपनी करेंगे। हाँ, अगर इसमें गवर्नमेंट का इशू होता, वजीर आजम और उनके वजीर जाते और वहां कोई हुकूमती बातें करनी होती तो वो जरूर उसमें हमें शामिल करते या हम शामिल होते। तो और लेकिन जब आप लोग गए, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो, इकोनॉमी के ऊपर बातें भी होंगी, पाकिस्तान के हालात के ऊपर बातें होंगी, यही करने वो गए हैं। मगर खैर साहब, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए नवाज शरीफ साहब से मिलने, उस वक्त आप भी मौजूद थे। क्या नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो? क्योंकि इसहाक डार साहब जब कहते हैं कि जी इलेक्शन जल्दी होने चाहिए बजाय इसके कि हम कंटिन्यू करें, तो ये तासुर जाता है कि क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के करीब हैं तो वो ये चाहते हो। आपको भी मुलाकात के बाद ये तासुर हुआ कि पूरा टर्म ना करें, जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है? देखिए, नवाज शरीफ साहब एक तो पाकिस्तानी हालात के बारे में जो मेरा, आपका या पाकिस्तान के अंदर हम लोगों का तज्जिया है उससे मुत्तफिक है। वो भी इसी तरह पाकिस्तान के बारे में इस वक्त मुतफक्र है कि हालात बड़े खराब हैं। इन हालात में हम सबको सर जोड़ के, तसादम और लड़ाई से बच के, सब इदारों को सर जोड़ने, सब सियासी कुव्वतों को सर जोड़ने की जरूरत है ताकि हम पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सके। उसके लिए मियां साहब ने यह भी कहा कि हमें तो अगले 10 साल तक इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों को इकट्ठे होके, सर जोड़ के, मैंडेट जिसका भी हो, अलग अलग भी अगर इलेक्शन लड़े जाएं, लेकिन हम इकट्ठे रह के इस मुल्क को आगे तब बढ़ा सकते हैं, गर्दाब से निकाल सकते हैं कि हम मुश्तरका जद्दोजहद करें। ये उनका ख्याल और ये एक अच्छी सोच, अच्छा ख्याल था। अच्छा कार साहब, बिल्कुल आखिर में क्विकली मुझे ये बताइएगा कि जो आज इमरान खान साहब ने, क्योंकि ज़रदारी साहब ने भी तनकीद की थी पिछले बयान पर, जब उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र सिपह सालार था और सिराजुद्दौला को धोखा दिया, बगावत की, गद्दार था, मगर आज उन्होंने कहा मैंने शहबाज शरीफ को कहा। तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि वो फौज की क़यादत को नहीं कह रहे थे, जिस पर ज़रदारी साहब ने भी तनकीद की? देखिए ना शाहजेब साहब, आप इस आर्गूमेंट को खुद देखिए, लोग भी इसको जज कर लेंगे। उन्होंने अगर कहा टीपू सुल्तान का या मीर सिराजुद्दौला का, तो मीर सिराजुद्दौला तो हुक्मरान थे खुद, और हुक्मरान का जो सिपह सालार था वो था मीर सादिक। अगर वो सिपह सालार को कह रहे हैं, मीर सादिक का नाम ले रहे हैं, फिर तो वो सरबराह सिपह सालार को कह रहे हैं। और सियासी तौर पे वो हुकूमत थी नहीं, वहां पे एक हाकिम था और एक उसका सिपह सालार था। अब हमारे मुल्क में जो रूलर या गवर्नर हो सकता है वो इमरान खान साहब थे, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ तो किसी का कोई लेजान नहीं है। लिहाजा हुक्मरान को अगर किसी ने बगावत की, उसके साथ गद्दारी की है, तो वो कौन कर सकता है, वो किसकी मिसाल बन सकती है, वो किस तरह, इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। यानी इमरान खान वजीर आजम है, हुक्मरान है, उनकी हुकूमत है और उनके साथ इदारे काम कर रहे हैं, और वो मिसाल दे रहे हैं कि मेरे साथ गद्दारी हुई है। तो उनके साथ गद्दारी शहबाज शरीफ साहब ने तो करनी नहीं थी, वो तो उनके मुखालिफ थे। तो गद्दारी तो वो करेगा जो उनका कोई साथी होगा, उनका इत्तेहादी होगा, उनके साथ किसी तरह काम कर रहा होगा, किसी आईनी कानूनी सांचे में उनके साथ होगा। लिहाजा इमरान खान साहब का यू टर्न लेना अपनी जगह, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसका दुरुस्त तजिया करें, उसको बात को अनफोल्ड करें, तो वो यही बनती है मेरी तरफ में हो सकता है। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। सदर पाकिस्तान की तरफ से भी एक अहम फैसला हुआ है जिस पर तनकीद भी कर रहे हैं, नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। वो क्या मामला, बात करेंगे इसके बाद। तहरीक इंसाफ अमरीकी साजिश के बयानिए को आगे बढ़ा रही है। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दिया है, जिसमें सदर मुमलिकत ने हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर दिया है और लिखा है
कि हुकूमत में तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करने की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम को वजाहत देने और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हालात पर मबनी शवाहिद रिकॉर्ड करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने लिखा है कि मैंने अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी। साइफर में डोनाल्ड लू के साथ पाकिस्तानी सिफारत खाने में होने वाली मुलाकात की बाज़ाब्ता समरी मौजूद थी। साइफर की रिपोर्ट में मिस्टर लू के बयान शामिल हैं, जिनमें खासतौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया। साइफर में तहरीक की कामयाबी की सूरत में मुआफ़ी और नाकामी की सूरत में संगीन नताइज का भी जिक्र है। सदर मुमलिकत के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों में तौसीक की गई है कि बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल और सरीह मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान ने बजा तौर पर डिमार्च जारी किया। धमकियां खुफिया और ज़ाहिरन दोनों हो सकती हैं। इस खास मामले में गैर सिफारती ज़बान में वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में धमकी पर मुमकिना रद्द अमल और असरात का जिक्र किया। एक खुद मुख्तार, गयूर और आज़ाद कौम के वक़ार को शदीद ठेस पहुंची। मामले की तफसीली जाँच और तहकीकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी साजिशों की तहकीकात बेनतीजा रही। आलमी सतह पर भी साजिशों की तस्दीक अशरों बाद खुफिया दस्तावेज़ात जारी होने के बाद होती है। लंबे अरसे बाद खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने तक मुल्कों को शदीद नुकसान पहुंच चुका होता है। हालात वाक़यात पर मबनी शवाहिद हासिल करने से भी मामले को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने लिखा है कि इमरान खान का खत वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ। चीफ जस्टिस मामले की तहकीकात और समाअत के लिए बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।